नमस्कार। आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। चारू, तुम यहाँ? चारू, तुम आ गई? कितने दिनों से बुलवा रही थी तुम्हें। आज आने का वक्त मिला है तुम्हें। जीजा जी आप? लेकिन चारू को यहाँ देखकर आपको ताज्जुब क्यों हो रहा है? चारू आपकी बहन है, लेकिन रिश्तेदार होने के साथ साथ मेरी क्लास फेलो और दोस्त भी है। वो तो ठीक है, लेकिन चारू ने तुम्हारी दोस्ती का जिक्र घर में कभी नहीं किया। भैया इसका मौका ही कभी नहीं आया। क्या मतलब? आपको मुकदमे लड़ने से फुर्सत ही कहाँ मिलती है। जमाई बाबू, आप कोई खास बात करने आए हैं? चलो किसी अलग कमरे में बैठकर बात कर लेते हैं। अलग कमरे में चलने की कोई जरूरत नहीं है मास्टर जी। मैं आपसे केवल इतना कहने आया हूं कि अनुराधा को रंजीत वासु से मिलने से रोकिए। मैं नहीं चाहता कि मेरी तलाकशुदा बीवी मेरी बदनामी का कारण बने और अंग्रेज अफसरों के सामने मुझे शर्मिंदा होना पड़े। वरना अभी तक तो अनुराधा के साथ मेरी तलाक हुई है, अब उसे जेल भी जाना पड़े। तो आप धमकी देने आए हैं? हाँ हाँ, इसे धमकी ही समझिए। तो एक बात आप भी जान लीजिए जीजा जी, आपकी इस धमकी से न मेरे बाबूजी डरने वाले हैं और न मेरी दीदी अनुराधा। ठीक है, तो फिर अनुराधा के साथ साथ आप लोग भी अपने बचाव का रास्ता खोज लीजिए। चलो चारो, अब हमारी रिश्तेदारियां खत्म हो चुकी है। भैया आप चलिए, मैं सुनीता से बात करके अभी आती हूँ। बात करने की कोई जरूरत नहीं है, चलो। जीजा जी का कहर अब चारू पर टूटेगा। घबराओ नहीं सुनीता, चारू ने कोई अपराध नहीं किया। आओ देखते हैं चारू क्या खबर लेके आई। आओ। अरे ये तो गजब की रिपोर्ट है। ठाकुर शिवलखन सिंह के काले कारनामों का खुला चिट्ठा। सिंहनाद में मैं इसे जोर शोर से छापूंगा। इन जमींदार खानदानों के अपराधी कारनामे जनता के सामने आने ही चाहिए। जनता जागृत हो गई तो इन देशद्रोहियों की कोठियों के सारी चिराग बुझा देगी। भैया आप? रत्ना, मुझे खबर मिली कि तुम्हारी तबीयत खराब है। क्या हो गया तुम्हें? भैया मेरी तबीयत यूं ही थोड़ी गड़बड़ थी। तुम्हारा दर्द चेहरा देखकर मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी तबीयत काफी खराब है। भैया मेरी तबीयत तो ठीक हो जाएगी, लेकिन आप हवेली क्यों आए? आपके यहाँ आने से खतरा है और पुलिस आपकी तलाश में है। रत्ना, पुलिस मेरी तलाश में है और मैं उस रंजीत वासु की तलाश में जो पुलिस की हिफाजत में है। रत्ना, कुछ नहीं, तुम्हारी जान और तबीयत से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। मैं अभी डॉक्टर गुप्ता को फोन कर देता हूँ। नहीं भैया, आप डॉक्टर को फोन नहीं करेंगे। अगर पुलिस को पता चल गया कि आप यहाँ हैं, तो मुसीबत टूट पड़ेगी। चाहे कोई भी मुसीबत है रत्ना, लेकिन मैं तुम्हें अकेला इस हालत में नहीं छोड़ सकता। भैया मैं डॉक्टर को खुद फोन कर लूंगी। आपके यहाँ ज्यादा समय रहने से खतरा है। आपके सिवा मेरा इस दुनिया में और है कौन? रत्ना, ये पहला मौका है कि माँ की मौत के बाद तुम इस हवेली में बिल्कुल अकेली हो। बाबूजी कैद में है और मैं फरार। भैया हौसला रखो रत्ना, हौसला। हालात जल्दी बदल जाएंगे। भैया जो भी हो, मैं खुद बाबूजी की केस की फाइल लेकर बैरिस्टर घोषाल से फिर से मिलने जाऊंगी। बैरिस्टर घोषाल के पास से तुम्हें फिर खाली हाथ लौटना पड़ेगा। बैरिस्टर घोषाल तो अपने भरोसे के आदमी थे। फिर बाबूजी ने खुद बागियों के खिलाफ उनके 10वें मुकदमे में गवाही दी थी। अब अचानक बैरिस्टर घोषाल ने बाबूजी का मुकदमा लड़ने से इनकार कैसे कर दिया? बाबूजी का मुकदमा लड़ने से इनकार करके बैरिस्टर घोषाल अब ठाकुर विक्रम सिंह की अदालत का मुजरिम बन गया है। मुझसे अदावत खरीद कर उसने अपनी मौत को बुलावा दिया है। भैया हम वक्त के बुरे दौर से गुजर रहे हैं। बदले और अदावतों की फहरिस्त को इस वक्त मत बढ़ाइए। रत्ना, ये मत भूलो कि पीढ़ी दर पीढ़ी दुश्मनी और अदावत का बदला लेना ही हम ठाकुर खानदान के खून की पहचान है। भैया लगता है पुलिस आई है, आप यहाँ से चले जाइए। रत्ना, तुम्हें इस हालत में छोड़कर मैं अकेला कैसे जा सकता हूँ? भैया मेरी चिंता मत कीजिए, आप जाइए यहाँ से, जाइए। रत्ना, हमारी सहेली रुक्मणी तुम्हारे साथ नहीं है? रुक्मणी अपने हॉस्टल में है भैया, वो कल सुबह तक आ जाएगी। मुझे इस तरह रोकने का मतलब? आज न मेरे पास पिस्तौल है, न मैं किसी का खून करके आ रही हूँ। किस इरादे से रोका गया है मुझे? रोकने का मकसद तो है,
कौन सा और कैसा मकसद? मिस रुक्मणी, कैद के दौरान मैंने जो तुम पर बहुत जुल्म किया है, मैं उन सब की तुमसे माफी मांगना चाहता है। मैंने तुमको सताकर बहुत गलत किया। गलत तो और भी बहुत कुछ हो रहा है आपके राज में डोनो साहब। कोई खास केस जिसकी तरफ तुम इशारा करना चाहता है? हाँ, मुझे बताइए ठाकुर शिव लखन सिंह को आप लोगों ने क्यों कैद कर रखा है? उस जैसे बेगुनाह शख्स पर मिस्टर हुरी की हत्या का मुकदमा क्यों चलाया जा रहा है? शिव लखन सिंह बेगुनाह नहीं है, उसने हुरी साहब का कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया है। यह गलत इल्जाम है। ये इल्जाम नहीं, हकीकत है, क्योंकि मौका वारदात पर रंजीत बासु मौजूद था। उसने खुद ये बयान दिया है। रंजीत बासु ने गलत बयान दिया है। नो, ये नहीं हो सकता। रंजीत बासु हमारा सबसे वफादार शख्स है, उसका बयान कैसे गलत हो सकता है? ओहो, मिस्टर डोनो, ये भी तो हो सकता है कि वारदात के वक्त ठाकुर शिव लखन सिंह मिस्टर हुरी को उनकी जान की हिफाजत के लिए दूसरे कमरे में ले गए हो और वहीं उनको किसी ने गोली मार दी हो। यह हो सकता है, लेकिन उस हालत में ये काम किसी बागी का हो सकता है। रुक्मणी, बागी लोगों ने हमारे बेटे टॉम के साथ जो बर्ताव किया है वो बहुत ही अच्छा था। सारा बागी लोग बुरा नहीं होता है। तो फिर असली कातिल का पता लगाइए मिस्टर डोनो, उसे सजा दिलाइए। मैं ठाकुर शिवलखन सिंह के दूसरे गुनाहों को गलत मानती हूँ, लेकिन उन पर जो हुरी की हत्या का इल्जाम लगाया गया है वो गलत है। अगर वो इल्जाम गलत है तो तब तक कुछ नहीं किया जा सकता जब तक कोई और कातिल पकड़ा ना जा सके या कोई और हुरी साहब के मर्डर का इल्जाम कबूल ना कर ले। मर्डर को मंजूर करने वाला कोई भी शख्स खुद क्यों आपके सामने आएगा? उसके लिए तो आपको छानबीन करनी होगी। छानबीन? अगर तुम छानबीन की बात करता तो आज का सिंहनाद अखबार पढ़ के देखो। सिंहनाद अखबार तो इंडिपेंडेंट होता, वो तो शिवलखन सिंह के बारे में गलत ना ही लिखेगा। मास्टर जी का सिंहनाद अखबार? खुगू मार लिया हमने मैदान। ये देखो, सिहनाद, शेर की गर्जना, क्या लिखा है इसमें? कलेक्टर हुरी की हत्या में ठाकुर शिवलखन सिंह का हाथ। ये खबर अंग्रेजी हुकूमत से ज्यादा हिंदुस्तान की जनता को झंझोर कर रख देगी। ये तो ठीक है बासु, लेकिन इससे एक और खतरा बढ़ गया है। क्या? विक्रम सिंह अब मास्टर जी का जानी दुश्मन बन जाएगा। तो अगर देशभक्त दुश्मन की परवाह करेगा तो वो देश को आजाद कैसे करेगा? मास्टर जी हमारे तहरीक के साथ हो या ना हो, लेकिन वो हमेशा देशभक्त गणेश शंकर विद्यार्थी की तरह हमारा साथ देते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि वो एक निर्भीक पत्रकार है। मास्टर जी का पूरा परिवार निर्भीक और बहादुर है, और उनकी लड़की अनुराधा हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर आजादी की लड़ाई में शामिल। अनुराधा के बारे में इधर कुछ ज्यादा ही सुनने में आ रहा है। क्या सुनने में आ रहा है? ये तुम्हारे और अनुराधा के बारे में। क्या? मेरे और अनुराधा के बारे में क्या कह रहे हो तुम? हाँ रंजीत बासु, मैं तुम्हें बहुत पहले आगाह करना चाहता था। तुम्हारे और अनुराधा के बारे में जो चर्चे हो रहे हैं ये मुनासिब नहीं है। क्या बक रहे हो तुम? ये हकीकत है। खोखो, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका, तुम पागल हो चुके हो। हाँ, शायद एक पागल नौकर की भूमिका करते करते मैं पागल हो चुका हूँ, लेकिन सेंट्रल कमेटी के सारे लोग पागल नहीं हो सकते। कल कमेटी में मैं खुद मौजूद था और कमेटी के सारे लोग आपके और अनुराधा के बारे में बातें कर रहे थे। करने दो बातें, मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि अनुराधा सिर्फ मेरी दोस्त है, और वो भी क्रांतिकारी दोस्त। बासूदा, आप ये बात समझते हैं कि आप और अनुराधा दोस्त हैं, लेकिन सेंट्रल कमेटी के सारे लोग कुछ और ही अंदाज लगाए बैठे हैं। लेकिन ये तो सरासर गलत है, उन्हें मुझसे पहले बातचीत करनी चाहिए। तो इतनी फुर्सत किसके पास है? अगर हमारे साथियों को अफवाहों पर यकीन करने की फुर्सत है तो उन्हें सच्चाई पर यकीन करने की भी फुर्सत निकालनी चाहिए। तो आप जाकर सीधे बात कीजिए और अफवाहों का जो धुआं छाया है उसे साफ कीजिए। अफवाहों के इस गंदे धुएं को साफ करना तो मेरा पहला फर्ज है। मुझे अपनी बदनामी की कोई फिक्र नहीं, लेकिन अनुराधा पर यह गलत इल्जाम बिजली की तरह गिरेगा। अगर मास्टर जी को यह बात पता चल गई तो वो क्या सोचेंगे? मैं जानना चाहती हूँ कि ठाकुर शिवलखन सिंह के बारे में आपके सिंहनाद में छपी खबर कितनी सच और कितनी झूठ। सिंहनाद की अपनी परंपरा और प्रतिष्ठा है, समझिए आप। हम पत्रकारिता के ऊंचे आदर्शों का पालन करते हैं। हम हर भ्रष्टाचार और अत्याचार को उजागर करते हैं। उजागर करने का ये मतलब तो नहीं है कि आप पत्रकारिता के उजले नाम को कलंकित करें, लोगों का चरित्र हनन करें, पाठकों के आंखों में धूल झोंके। कौन हो तुम और इस बेहुदी बकवास का मतलब? मैं अपना परिचय देने की जरूरत नहीं समझती, लेकिन मैं इतना जानना चाहती हूँ कि सिंहनाद जैसे अखबार के संपादक के पास जमीर नाम की कोई चीज है या नहीं। मेरे जमीर पर उंगली उठाने से पहले तुम्हें जेल जाकर ठाकुर शिवलखन सिंह के जमीर से यह सवाल करना चाहिए। देखिए, मैं ठाकुर शिवलखन सिंह की कोई पैरोकार नहीं हूँ,
लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहती हूँ कि कलेक्टर हुरी की हत्या ठाकुर शिवलखन सिंह ने नहीं की है। इसका फैसला तो अब अंग्रेज सरकार की अदालत ही करेगी। अंग्रेजी अदालतों की वजह से क्या हम अपनी आत्मा की अदालत पर ताले जड़ दें? अंग्रेजी हुकूमत की तरह क्या हम भी बेईमान हो जाएं? सत्य और न्याय के आदर्शों को छोड़ दें? तुम्हारे तेवर देखकर मैं तुम्हें पहचान रहा हूं। पूरी मर्डर केस में मैंने तुम्हारी खबर और तस्वीर भी छापी थी। तुम्हारा नाम रुक्मिणी है? हाँ, मेरा नाम रुक्मिणी है। तुम तो क्रांतिकारी दल की मेंबर हो। हाँ, मैं क्रांतिकारी हूँ। उसके बावजूद तुम ठाकुर शिवलखन सिंह जैसे गद्दार, अत्याचारी और शोषक का पक्ष लेकर मुझसे लड़ने आए। हाँ, अगर मैं देश के लिए लड़ सकती हूँ तो झूठ और फरेब के लिए भी लड़ सकती हूँ। कैसा फरेब? ये सारी खबर, ये रिपोर्ट हमें तुम्हारे क्रांतिकारी साथी रंजीत बासु से हासिल हुई, इसलिए ये झूठी और गलत हो ही नहीं सकती। जब खुद रंजीत बासु की गवाही सच नहीं है तो रिपोर्ट कैसे सच हो सकती है? खुद क्रांतिकारी होते हुए तुम अपने क्रांतिकारी साथी के बारे में ये बात कर रही हो? करनी पड़ती है। क्रांति के पवित्र नाम पर झूठ और फरेब का कलंक लगे, ये मेरे ज़मीर को मंजूर नहीं है, समझे आप? इसकी जानकारी बासु को देना जरूरी है। हेलो, चक्रवान जी, कहिए। जी, जुकाम हो गया? बुखार भी है? ठीक है, डॉक्टर को दिखा दिया जाएगा। ठीक है जी, ओके। ये किसे जुकाम और बुखार हो गया है? चक्रवान का फोन था। ये चक्रवान कौन है? क्या हो गया खोखो तुम्हें? कुछ भी याद नहीं रहता? क्या कोड वर्ड है मास्टर जी का? वो मास्टर जी, मगर ये कोड लैंग्वेज हमने कब से शुरू कर दी है? जब से इंस्पेक्टर मदन लाल हमारे पीछे पड़ा है। तो क्या कह रहे थे मास्टर जी? वो मुझे रुक्मणी के बारे में आगाह कर रहे थे। कहने लगे कि रुक्मणी क्रांतिकारी का रास्ता भूल कर भटक चुकी है और ठाकुर शिवलखन सिंह की रिपोर्ट पर वो तो मास्टर जी से झगड़ा करने चली गई। सच पूछो बासु, तो रुक्मणी पर मैं कभी विश्वास ही नहीं कर सका। आज की इस घटना के बाद मास्टर जी का भी यही ख्याल है। उनके मुताबिक रुक्मणी हमारे सभी साथियों के लिए खतरा बन चुकी है। उसे सिर्फ आप ही रास्ते पर ला सकते हैं, आपके सिवा कोई नहीं। ठाकुर शिवलखन सिंह के मसले पर तो वो मुझसे भी झगड़ा कर चुकी है। खोखो, सच पूछो तो रुक्मणी अब हमारे लिए सरदर्द बन चुकी है। मैं तो सोच ही नहीं पाता हूँ कि उसके साथ कैसा सलूक किया जाए। तो इसमें सोचने की क्या जरूरत है? जो खतरा बन जाए उसे खत्म कर दिया जाए। खोखो, तुमने बिल्कुल ठीक कहा और इसके अलावा कोई चारा भी नहीं सिवाय इसके कि रुक्मणी को उसकी गद्दारी का सबक सिखा दो। रुक्मणी, बड़ी देर कर दी तुमने आने में। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। चली तो मैं वक्त पर थी, लेकिन बीच में एक जगह रुक गई थी। ये अखबार पढ़ा तुमने? बुरा वक्त जब आता है तो एक साथ आता है। सियानाथ जैसा अखबार भी हमारे खिलाफ हो गया। मालूम है मुझे, सुबह ही पढ़ चुकी हूँ इसे। मैं तुम्हें बता सकती हूँ रत्ना, इस अखबार में जो रिपोर्ट छपी है वो संपादक की नहीं, रंजीत बासु की लिखी और छपवाई है। ना जाने रंजीत बासु के नाम का आदमी मेरे बाबूजी के खून का प्यासा क्यों हो चुका है। अरे ना शुक्र अंग्रेजों का मैं क्या कहूँ, जिन्होंने तोते की तरह अपनी आंखें पलटकर मेरे बाबूजी के वफादारी का ये सलाह दिया है। न जाने क्या लिखा है मेरे नसीब में। देखो रत्ना, अखबार में जो छपा है उसे बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन नसीब का लिखा अब भी बदला जा सकता है। रुक्मणी, मेरी सारी उम्मीदें चकनाचूर हो चुकी हैं। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि सेनात का संपादक मेरे बाबूजी के साथ क्या दुश्मनी थी। रत्ना, ये रंजीत बासु और सिंहनाथ के संपादक मास्टर जी सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। उनसे तो मैं निपट लूंगी। आज सुबह ये आर्टिकल पढ़ने के बाद मैं उस संपादक के पास गई थी। उसकी अक्ल तो मैं ठीक कराई हूँ, लेकिन उसका हासिल क्या है रुक्मणी? कुछ भी नहीं। इस रिपोर्ट ने तो मेरे बाबूजी को हत्यारों में शामिल बताया है। रत्ना, लेकिन अभी तो तुम्हारे बाबूजी पर सिर्फ कलेक्टर हुरी की हत्या का मामला दर्ज है। रुक्मणी, ये नाशुक्र अंग्रेज हिंदुस्तानी को हिंदुस्तानी की हत्या के लिए तो माफ कर देंगे, लेकिन गोरी चमड़ी वाली की हत्या के लिए कभी माफ नहीं करेंगे। वो मेरे बाबूजी को फांसी के तख्ते तक पहुंचा कर ही रहेंगे। नहीं रत्ना, नहीं, मैं तुम्हारे बाबूजी को फांसी के तख्ते से बेदाग बचाकर वापस लाऊंगी। रुक्मणी, तुम बचा कर लाओगी? सच कह रही हो तुम? लेकिन
ये मुमकिन कैसे होगा? रत्ना, ये मुमकिन होगा। चेलर डोरनो को इकबाल या मुजरिम चाहिए और मैं इकबाल करूंगी कि कलेक्टर हूरी की हत्या मैंने ही की है। रुक्मणी, तुम मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डालोगी? हाँ, रत्ना, मैं क्रांति के रास्ते को झूठ और फरेब से बचाने और उसे पवित्र करने के लिए ये बलिदान दूंगी। मैं अभी जाकर डोरनो के सामने सरेंडर करूंगी और कलेक्टर हूरी की हत्या का जुर्म अपने सिर पे लूंगी। तुम डोरनो के सामने सरेंडर करोगी? क्या पकड़ा है तुम? क्या पागल हो गया तुम? हुरी साहब के मर्डर का इल्जाम अपने सर पर लेना चाहता है? हाँ डोरनो साहब, हाँ, कलेक्टर हूरी की हत्या मैंने की है, इसलिए मैं इकबालिया बयान देना चाहती हूँ और आपके सामने सरेंडर कर रही हूँ। हे मिस रुक्मणी, क्या तुम होश में है? ठाकुर शिवलखन सिंह का इल्जाम अपने सर पर लेना चाहता है, क्यों? ये सवाल पूछने का आपको कोई हक नहीं है। मैं इकबालिया बयान दे रही हूँ, आप मुझे गिरफ्तार कीजिए। तुम हिंदुस्तानी लोग भी बहुत अजीब आदमी होता है। तुम लोग घर का रिश्ता, दोस्ती का रिश्ता अपना जान दे के भी नहीं बताए। हम सब जानता है। क्या जानते हैं आप? यही कि तुम अपनी दोस्ती की खातिर सिर्फ अपनी दोस्ती की खातिर सैक्रिफाइस देता है। आप कुछ भी सोचिए, लेकिन मैं कहती हूँ आप मुझे गिरफ्तार कीजिए। मिस रुक्मणी, अगर तुम हिंदुस्तानियों के पास सैक्रिफाइस का जज्बा होता है तो हम अंग्रेजों के पास जमीर होता है, जिस जमीर को जगाया है तुम्हारे बागी हिंदुस्तानी क्रांतिकारी साथियों ने। आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि तुम हिंदुस्तानियों पर, जिन पर हम अंग्रेज हुकूमत करता, जुल्म ढाता, उनके पास बहुत बड़ा दिल होता। इसका सर्टिफिकेट हमें आप जैसे जालिमों से नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, लेकिन हम ये सर्टिफिकेट तुमको देगा। जानती हो क्यों? क्योंकि जिस वक्त बागियों ने मेरा बेटा टॉम मुझको वापस किया था, तो जानती हो वो क्या बोलता हुआ मेरे पास वापस आया? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। डोरनो साहब, सारे जहां से हमारा हिंदुस्तान अच्छा है ही, लेकिन आप मुझे गिरफ्तार कर रही हैं या नहीं? मिस रुक्मणी, तुम नाहक अपना सैक्रिफाइस देना चाहता है, जबकि ये तय है कि तुमने हुरी साहब का मर्डर नहीं किया। लेकिन मैं तो मर्डर का जुर्म मंजूर कर रही हूँ ना। रुक्मणी, तुम अभी जाओ अच्छी तरह सोचो, कल आओ। तुम्हारे इस बयान से तुम्हारा बाकी साथी लोग भी गिरफ्तार हो सकता है। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम झूठ बोल रही हो। रुक्मणी ऐसा कभी नहीं कर सकती। अगर वो ऐसा करेगी तो अपनी मौत से इसकी कीमत चुकाएगी। रुक्मणी दोनों हालातों में अपनी जमीर की कीमत चुकाएगी। रंजीत बासु, वो या तो हुकूमत के हाथों मारी जाएगी या फिर मुखबरी के इल्जाम में आप लोगों के हाथों से मौत की सजा पाएगी।